हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक्स में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट फेसर डायग्राम्स। फेसर क्या होता है, फेसर डायग्राम क्या होता है। देन वी विल कम टू द टॉपिक्स ऑफ सर्किट्स, ठीक है, जिसमें हम इंडिविजुअल बात करेंगे रेजिस्टिव सर्किट की, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। सबसे पहले बिगिन विथ फेसर्स एंड फेसर डायग्राम। स्टूडेंट, इस टॉपिक में वैसे जनरली आपको इवन इंजीनियरिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, फेसर्स, उसके रिलेटेड डायग्राम, ठीक है, साइन वेव को बताने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। फेसर होता क्या है? अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनसोइडली वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फेसर। तो फेसर बेसिकली एक रोटेटिंग वेक्टर है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, ठीक है, तो ये डायग्राम में यू कैन सी दिस, ये वेक्टर रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंड इट शोज डिफरेंट फेसेस। दिस काइंड ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फेसर। ये जो वेक्टर, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, उसको फेसर बोलते हैं। नाउ इस तरह के फेसर का यूज हम लोग ऐसे साइनसोइडल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे एक से ज्यादा जब वेव्स होते हैं तो उनके बीच में कुछ फेस डिफरेंस होता है, तो उन फेस डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए फेसर डायग्राम काफी हेल्पफुल होता है। we will see how it is helpful to us. जनरली स्टूडेंट्स, एसी करंट या एसी वेव को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो साइनसोइडल वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन से V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये साइनसोइडल वेव हो गया, वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं करंट की बात करूं तो I विल बी इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, दैट विल रिप्रेजेंट एसी करंट। नाउ इस तरह के करंट या वोल्टेज को, इस सिग्नल को हम लोग फेसर से प्रॉपर वे से बता सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिगिनिंग में एट t इज इक्वल टू 0 ये फेसर का पोजीशन यहाँ पे होता है और एग्जैक्टली लाइक दिस ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। देन ये जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे फेसर अपनी पोजीशन देखो इस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसका रोटेशन का या एंगुलर स्पीड अगर मालूम है, सपोज करो कि इसका जो एंगुलर स्पीड है, ठीक है, एंगुलर स्पीड दैट इज गिवन बाय ओमेगा। तो एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी हमारा जो एंगल होगा, ये जो एंगल कवर करेगा थीटा, ठीक है, वो कितना होगा? द एंगल कवर्ड या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। नाउ जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है फेसर, जब ये पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्व करके वापस इधर आता है, तब तक इसका पूरा टाइम पीरियड जो होता है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो जब ये 1/4 जितना टाइम कवर करता है तो वी से कि t/4 पे ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे आया ऑन द वाई एक्सिस। देन हाफ साइकिल कंप्लीट करने पर इसका पोजीशन एग्जैक्टली जहां पे मैंने t/2 मार्क किया, यहाँ पे एट दिस पोजीशन हमारा फेसर होता है। सो ऑन, राइट, हमारा फेसर मैक्सिमम पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस एंड मिनिमम पोजीशन विथ टाइम चेंज करता है। अब इसी चीज को अगर मैं साइनसोइडल वेव में देखूं तो एट t इज इक्वल टू 0 हमारा फेसर का पोजीशन यहाँ 0 पे है। t/2 टाइम पे, सॉरी t/4 टाइम पे आपका हमारा जो फेसर है वो पोजीशन कहीं पे यहाँ पे आता है हियर, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो हाईएस्ट पीक पे हम लोग फेसर को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं t/4 टाइम, 1/4 टाइम। देन एट t/2 आप इस फेसर का पोजीशन देखो, एट t/2 टाइम पीरियड ये फेसर यहाँ पे होता है, ठीक है ना। लेट अस नेम दिस, लेबल दिस, इस पॉइंट को A बोलेंगे, यहाँ पे B, ये C। तो एट t/2 टाइम पीरियड हमारा फेसर C पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। यानी इसका Y के ऊपर का प्रोजेक्शन क्या होगा? 0। सो एट t/2 टाइम
हम लोग ये पोजीशन 0 बता सकते हैं इन साइनोसॉइडल वेव। देन फर्दर जब ये वेव 3t/4 टाइम पे आता है, ठीक है, पोजीशन डी से मैंने मार्क किया, हमारा फेसर वहां पे आएगा। तो अगर साइनोसॉइडल वेव में बताना है तो दिस पोजीशन विल बी द पोजीशन ऑफ डी। देन अगेन एट t इज इक्वल टू t, हमारा फेसर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है एंड दैट कैन बी मार्क्ड बाय दिस t इक्वल टू कैपिटल T। सो एट एनी रैंडम टाइम, मान लो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, कोई रैंडम टाइम पे हमारा जो फेसर है वो कहीं पे यहाँ पे लोकेटेड है एज शोन। तो इसका y प्रोजेक्शन क्या मिलेगा? दिस विल बी द y प्रोजेक्शन, ये पॉइंट आपको y का प्रोजेक्शन देगा। अब y का प्रोजेक्शन आप इमेजिन करो, जैसे जैसे फेसर a से आगे बढ़ रहा है, b तक जा रहा है, वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस भी o से ऊपर b की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे फेसर आगे बढ़ेगा b से c की तरफ, जो y के ऊपर का प्रोजेक्शन है, सपोज करो कि यहाँ पे हमारा जो फेसर है आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे आया कहीं पे, ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द फेसर। तो इसका जो y पे प्रोजेक्शन है वो कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। फिर ये जब फेसर नीचे जाएगा, ठीक है, व्हेन इट कम्स हियर, तो आपको उसको y का ऊपर y के प्रोजेक्शन कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे जैसे फेसर अपना पोजीशन चेंज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ए टू बी जा रहा है तो उसका जो y का प्रोजेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर जब b से c जा रहा है तो फेसर का y का प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन है दैट कम्स फ्रॉम b टू o। c से d जब ये फेसर ट्रैवल करेगा तो y का उसका जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा o से d डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा। मतलब हो क्या रहा है, ये फेसर जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे, y प्रोजेक्शन वर्टिकली ऊपर नीचे मोशन परफॉर्म कर रहा है। इट इज लाइक एन SHM। अगर ये फेसर यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो हमारा y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकली ऊपर नीचे मोशन परफॉर्म करते हैं, है ना। अब ये जो ऊपर नीचे मोशन परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्शन, अगर मैं इसको वेव में कन्वर्ट करूं, विथ टाइम मैं यहाँ पे वेव बताऊंगा, तो देखो 0 से ये थोड़ा मैक्सिमम पीक पे पहुंचा, फिर ये वापस 0 हो रहा है, फिर डाउनवर्ड माइनस हाईएस्ट माइनस ए पे पहुंचेगा, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर अगेन ये वापस 0 पे आएगा, देन अगेन ये पॉजिटिव, ये साइकिल वापस रिपीट होती रहेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा फेसर है, ठीक है, उसके सर्कुलर मोशन को हमने वेव पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। y प्रोजेक्शन ऑफ द फेसर रिप्रेजेंट्स अ साइन वेव। आप जानते हो किसी भी ये वेक्टर का दो प्रोजेक्शन होते हैं। मान लो मैंने इधर एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, तो इसके दो कंपोनेंट्स आपको मिल सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक होता है ये कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, सपोज करो ये अगर ओमेगा टी, तो ये वाला y कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, सपोज करो ये v नॉक है, तो v नॉक साइन ओमेगा टी मिलेगा, और इसका जो x कंपोनेंट है वो आपको मिलेगा v नॉक कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ y प्रोजेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। वैसे x प्रोजेक्शन भी हमें इसी तरह का SHM देता है, उसको भी हम कोसाइन वेव में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। बट एट प्रेजेंट जस्ट टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस। तो जैसे जैसे फेसर मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ, इसका प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस SHM परफॉर्म कर रहा है, राइट। और वही SHM अगर मैं वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से साइनोसॉइडल वेव मिलता है। तो फेसर डायग्राम एक्चुअली आपको सर्कुलर मोशंस को वेव मोशन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहता है, राइट। तो इस तरह का जो डायग्राम है, ठीक है, जिसमें फेसर आपको किसी वेव को, साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल रहता है, उस डायग्राम को फेसर डायग्राम या आर्गन डायग्राम कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स AC करंट या वोल्टेज of same frequency as rotating phasors along with proper phase angle between them
is called phasor diagram or argand diagram. इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं. Now suppose करो कि V that is equal to 10 sin omega t है, ठीक है. For some value of time it changes according to sin omega. 10 क्या बताता है? 10 is the maximum voltage. At that time our current I is equal to, let us say it is 5 sin omega t. कुछ फेस डिफरेंस के साथ लिखते हैं. Let us say it is plus pi by 2. ठीक है, मतलब प्लस पाई बाई टू एंगल से दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है. ये एंगल को फेस बोलते हैं, राइट ना. आपने 11th में ये पढ़ा होगा. किसी भी वेव को अगर रिप्रेजेंट करना हो, यू राइट दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, राइट. इस वाले पार्ट को या प्लस पाई, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं. तो यहाँ पे V और करंट I में दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस है. कितना है फेस डिफरेंस? अगर मैं इन दोनों का बीच का फेस डिफरेंस पूछूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू? फेस डिफरेंस दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा कि नहीं? यू विल सबट्रैक्ट दिस टू. ठीक है, दोनों के फेस को डिफरेंस माइनस करके देख लो. यू विल गेट योर आंसर एज पाई बाय. करंट का फेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, यानी द करंट लीड्स द वोल्टेज. करंट आगे. अगर मैं इसको फेसर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो हाउ विल वी डू दिस? लेट अस ड्रॉ द फेसर डायग्राम. पहले वोल्टेज की बात करते हैं. वोल्टेज में लिखा है V इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा t. ठीक है, सो हियर एक फेसर या एक आप वेक्टर ड्रॉ करते हो, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा 10 यूनिट्स का. दिस फेसर विल मेक सम एंगल ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? दिस लाइन, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वोल्टेज का लाइन है. ठीक है, V के लिए. तो ये फेसर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगल चेंज होगा एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. उसके सामने अगर मैं करंट की बात करूं, ठीक है, करंट के फेसर को अगर हम ड्रॉ करें तो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू अ लिटिल बिट लेस. देखो, वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट का वैल्यू हाफ है, 5. सो इसका जो फेसर ड्रॉ करोगे वो थोड़ा कम वैल्यू का ड्रॉ करोगे. आप समझो कि वोल्टेज से हाफ लेंथ का कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, से इट्स वैल्यू इज जस्ट 5 यूनिट्स. और वोल्टेज से प्लस पाई बाई 2 एंगल पे कर रहे हो, यानी कि पाई बाई 2 जितना एंगल ज्यादा कर रहे हो. दिस शोज द डायग्राम फॉर करंट. तो ये जो डायग्राम हमने रिप्रेजेंट किया, ये फेसर डायग्राम हो गया विच रिप्रेजेंट्स गिवन वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज. हाँ, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. अगर मैं वोल्टेज को, काम करो, देखो इसे, वोल्टेज को मैं अगर एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता हूँ 10 यूनिट्स का. ठीक है, ये है वोल्टेज V नॉट. मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना, उसको आप लोग उतना वेक्टर ड्रॉ करने का है. ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये इनिशियल पोजीशन होगी वोल्टेज के लिए. तो ऐसे केस में करंट की पोजीशन कितनी आएगी? प्लस पाई बाई 2, 90 डिग्री पे, एंड इसका वैल्यू हाफ ऑफ V नॉट होना चाहिए. सो दिस विल बी द वेक्टर या फेसर रिप्रेजेंटिंग करंट. लेट अस से दिस इज I नॉट. ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज रोटेट करेगा वैसे वैसे करंट भी रोटेट करता रहेगा. ठीक है, विथ टाइम, एंड यू विल गेट प्रॉपर एंगल फॉर बोथ वोल्टेज एंड करंट. चलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने दो फेसर ड्रॉ किए हैं. पिंक जो फेसर बता रहा है वो वोल्टेज के लिए है और येलो फेसर आपका करंट के लिए. इक्वेशंस लिखो दोनों की. फ्रॉम द फेसर राइट द इक्वेशंस फॉर बोथ. वोल्टेज के लिए क्या इक्वेशन बनेगी फ्रॉम द फेसर डायग्राम? V इज इक्वल टू, देखो V नॉट कितना आ रहा है, जनरल आपका इक्वेशन होता है ना, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t. तो यहाँ पे V नॉट की जगह पे आप वैल्यू लिखोगे 10. ठीक है ना, फेसर की जो लेंथ होती है वो
मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू बताता है, ठीक है, यहाँ पे Vm भी लिख सकते हैं पीक वैल्यू। तो दैट इज 20 इंटू साइन ओमेगा टी। अब आप इसी में से करंट को रिप्रेजेंट करो। देखो करंट का वैल्यू एक्चुअली पीक वैल्यू क्या आ रहा है 10, तो 10 साइन, अच्छा यहाँ पे ओमेगा टी से ये कितना एंगल, वोल्टेज से कितना एंगल पीछे, यू कैन सी दैट कि ओमेगा टी -30 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो ओमेगा टी -30 डिग्री, पर जनरली ये एंगल हम लोग रेडियन में लिखते हैं ना कि डिग्री में। तो 30 को किस में कन्वर्ट करोगे, इट इज इक्वल टू π/6। So you will write current is equal to 10 sin omega t minus π/6. So this represents the phasor. ठीक है, phasor value for ये इक्वेशन हो गया वोल्टेज का और करंट का। तो फ्रॉम द फेसर डायग्राम आपने इक्वेशन बनाई यहाँ पे वोल्टेज की और करंट की। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दिया जाए उससे फेसर डायग्राम अगर बनाना हो वोल्टेज और करंट का तो वो बना सकते हो, और अगर फेसर डायग्राम दिया हो तो उसमें से करंट और वोल्टेज की इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाई वी हैव स्टडीड दिस फेसर डायग्राम, तो करंट हमें जो आगे सर्किट डायग्राम स्टडी करना है, करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना है इन LCR सर्किट्स, तो फेसर डायग्राम विल बी वेरी हेल्पफुल इन दैट, ठीक है। हाँ फेसर डायग्राम के बिना भी ये चीजें रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, पर फेसर डायग्राम एक काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, काफी सारी हमारी जो इक्वेशंस है उसको इजी कर देता है। वी विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलो लेट अस सी द फर्स्ट सर्किट डायग्राम। सबसे पहले स्टूडेंट्स we will talk about pure resistive circuit, सिर्फ रेजिस्टेंस है इसमें। हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है साइन से एसी सब करंट हम या वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन। अब मुझे यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। वैसे तो ये एसी करंट है, तो एसी करंट में क्या होता है, कंटिन्यूअस करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। सपोज करो किसी इंस्टेंट पे मैं करंट का डायरेक्शन या करंट को आई ले लेता हूं और इस डायरेक्शन में जैसे एरो बता रहा हूं वैसे फ्लो कर रहा है एट सम इंस्टेंट टाइम टी। याद रखना वैसे तो करंट कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन वेरी करता है, ये पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लेते हैं कि जहां पे हमने एरो से करंट का डायरेक्शन बताया और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां से वोल्टेज V सप्लाई कर रहे हैं, तो अक्रॉस द रेजिस्टर सपोज हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो रिप्रेजेंट करते हैं VR से। सो VR इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अक्रॉस द रेजिस्टर V इज इक्वल टू IR, है ना। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपका अगर करंट आई है तो VR इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू IR, बराबर है। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन दिस सर्किट, सो ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा, तो वी विल हैव V माइनस IR, है ना, करंट की डायरेक्शन में अगर आप फ्लो ले रहे हो तो माइनस IR यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, या वी कैन से V इज इक्वल टू IR। अच्छा V ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, इट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। सो लेट अस राइट दिस, Vm sin omega t that is equal to IR. From this current I is equal to Vm by R into sin omega t मिलेगा। अब Vm by R सपोज करो इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं, Im से रिप्रेजेंट कर देंगे, सो वी हैव I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे Im क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली Im इज Vm बाय R। तो ये वैल्यू हो गया हमारा करंट का। अब आप देखो जो वोल्टेज का फेस है ओमेगा टी, वही करंट का फेस, तो फेस डिफरेंस
between the current and voltage is zero, और in other words हम ये कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस जीरो है, दोनों फेस में है। यानी जब आपका वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। चलो इसको हम लोग फेसर डायग्राम से भी समझेंगे और साइनसोइडल वेव से भी। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर वोल्टेज। ठीक है, देखो ये ओमेगा टी यानी कि एंगल जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट में वोल्टेज किस तरह से प्लॉट करते हैं। फ्रॉम जीरो द वोल्टेज विल इंक्रीज विथ टाइम एंड देन इट विल डिक्रीज। ये साइनसोइडल वेव हमें बताना होगा लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द वेव फॉर वोल्टेज एंड इट विल कंटिन्यू। यहाँ पे ये प्रोजेक्शन जो है वो हमें क्या दे रहा है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रहा है। सिमिलरली लेट अस ड्रॉ फॉर करंट। करंट के लिए आप देखोगे वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेस विथ ईच अदर। सो जब आपका वोल्टेज जीरो है तो करंट का वैल्यू जीरो होगा। वोल्टेज जब मैक्सिमम हुआ तो उस टाइम पे करंट भी मैक्सिमम होगा। देन अगेन करंट विल बी जीरो व्हेन वोल्टेज इज जीरो। दोनों के बीच में सेम फेस होना चाहिए। ठीक है, सो ये मैं जो डॉट्स कर रहा हूं ये मैं पीक और जीरो वैल्यू कब होती है उसके लिए डॉट्स कर रहा हूं। and now we can draw a wave, sine wave again for current। ठीक है, ये आपको एक साइन वेव देगा करंट का। this will be the peak value of current IM। तो ये ग्राफ शो करता है ये वोल्टेज और करंट की वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली लेट अस सी द फेसर डायग्राम। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज के लिए फेसर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सो लेट अस से दिस पिंक लाइन या पिंक जो फेसर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, दैट इज फॉर वोल्टेज। तो ये Vm रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। सिमिलरली लेट अस डू फॉर करंट। करंट के लिए फेसर सेम फेस में होना चाहिए। जैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी वैसे करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, दोनों का एंगल साथ में रहेगा। सो बोथ द फेसेस विल मूव टुगेदर। ठीक है, दोनों साथ में मैक्सिमम वैल्यू गेन करेंगे, दोनों साथ में मिनिमम वैल्यू गेन करेंगे। सो दिस इज द फेसर डायग्राम फॉर द करंट एंड वोल्टेज in case of pure resistive circuit। Next students, let us talk about the power in a pure resistive circuit। अगर ये प्योर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ओनली रेजिस्टेंस, और इसमें पावर कितना डिसिपेट होता है। सी यू नो दैट कि रेजिस्टिव यहाँ पे एसी करंट में करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती है और फिर डिक्रीज भी होती है, यानी कि करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में आपके पावर का भी वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होगा, जो भी पावर डिसिपेट होगा। ठीक है, हीट या हीट एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है वो भी कंटिन्यूअसली वेरी करेगी। तो पूरे साइकिल में अगर आपको पावर का वैल्यू निकालना है तो आपको तो एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। सपोज करो एट एनी टाइम t द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय p इज इक्वल टू I स्क्वायर r। अब I का वैल्यू ये तो कंटिन्यूअस चेंज होता है, यू कैन राइट दैट p इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय I m स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t into r। तो in this case average power that is given by the average value of Im square sin square omega t into r। अब यहाँ पे Im और r, Im यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट और रेजिस्टर, ये दोनों तो चेंज नहीं होते, तो उनका एवरेज वैल्यू सेम आएगा। आप उन्हें बाहर निकाल सकते हो एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लिखोगे। अब हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, आपको एवरेज निकालना है तो यू शुड गेट द वैल्यू हाफ। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम वो डिटेल वापस नहीं देखते, सीधा मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ हाफ. So we are getting power P, that is equal to Im square R by 2. Now further, P is equal to Im by root 2 the whole square into R लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना. ये 2 है, उसको root 2 का स्क्वायर कर सकते हैं. Now you know that कि Im by root 2 हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, this is written as IRMS. So average power is equal to IRMS square into resistance, that is R. Furthermore, अगर पावर को सॉरी यहाँ पे करंट को अगर वोल्टेज में आप देखोगे, so you know that VRMS that is equal to IRMS into R. So अगर ये वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, तो आई कैन कन्वर्ट करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है ना. IRMS यानी V बाय R लिख के वोल्टेज में कन्वर्ट करो, तो अदर इक्वेशन फॉर पावर विल बी इक्वल टू VRMS स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस. ये सेकेंड वैल्यू हो सकती है. यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, IRMS को VRMS बाय रेजिस्टेंस सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, स्क्वायर किया एंड यू गॉट दिस वैल्यू. And you can also represent in third way. P is equal to IRMS into VRMS. अब जैसे P is equal to VI लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है, but in this case it is RMS value. So रेजिस्टर के अक्रॉस में अगर आप AC करंट सप्लाई करोगे, तो पावर की जो वैल्यू है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंस्टेंटेनियस करंट, आप लोग आरएमएस वैल्यू ले सकते हो या वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ले सकते हो, एंड यू कैन कैलकुलेट द एवरेज पावर ओवर द होल कंप्लीट साइकिल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर. प्योर इंडक्टर सर्किट है अगर, लेट अस रिप्रेजेंट दिस बाय एल. इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, जो सप्लाई हमने जो सोर्स है उसका वोल्टेज आएगा V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है. अब हमें यहाँ पे करंट के लिए देखना है कि करंट के और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन बनता है. सपोज करो कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VL के जितना है. Now you know that VL across the inductor that is given by minus L di by dt, right? Now apply Kirchhoff's law in this closed loop. You will get that V यानी कि आपका जो भी सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस VL that is equal to 0 because it is a closed loop, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं. So VM sin omega t minus L di by dt is equal to 0 हुआ. So in this case L di by dt that will give us VM sin omega t. Now di को सब्जेक्ट बनाएंगे तो we will get VM by L sin omega t dt. Now taking integration on both the sides, we will get integration of di is equal to Vm by L. अच्छा, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, sin ओमेगा t dt रहेगा. So we can say इसका इंटीग्रेशन I that is equal to Vm by L sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos ओमेगा t by ओमेगा, है ना, प्लस कांस्टेंट. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कोई लिमिट्स अप्लाई नहीं किया, तो इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट लिखना होता है, ये इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए. नाउ
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट? देखो, हम जिस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वोल्टेज एक्चुअली में एक साइनोसोडियल वेव है, इस तरह का। मोर ओवर जो करंट की बात कर रहे हो वो भी तो साइन वेव होगा या कॉस वेव होगा। इन एनी केस कॉस का या साइन का एवरेज ओवर द होल साइकिल विल बिकम जीरो। एक कंप्लीट साइकिल पे तो जीरो आएगा, यानी अगर मैं कंप्लीट साइकिल पे करंट का वैल्यू देखूं तो वो भी जीरो मिलने वाला है, और कॉस का वैल्यू भी ओवर द होल साइकिल जीरो ही मिलेगा, प्लस ये कांस्टेंट है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या आ रहा होगा? जीरो। सो वी गॉट दिस वैल्यू एज जीरो। सो नाउ इस कांस्टेंट को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो और हमारा इक्वेशन हम लिख सकते हैं I is equal to minus Vm by omega L into cos omega t। cos को साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? यू नो दिस इक्वेशन, साइन 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना? तो इसी का यहां पे यूज करो। यू विल गेट I इक्वल टू माइनस Vm बाय ओमेगा L साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहां पे ओमेगा टी लिखेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, you know that कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, करेक्ट? तो यहां माइनस साइन हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एंड यू विल गेट आई इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये होता है करंट का वैल्यू। यहां पे Vm बाई ओमेगा L को आप Im सब्स्टिट्यूट कर दो, सो I विल बी इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिलता है। यहाँ पे Im इज Vm बाई ओमेगा L है। अच्छा, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। आपको पता है I इज इक्वल टू V बाई R होता है। यहाँ पे इन केस ऑफ इंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस है उसका एनालॉगस क्या है? ओमेगा L। एक्चुअली ये वैल्यू भी करंट को ओपोजिट तो कर रही है, ठीक है? सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस के जैसा ही काम कर रहा है, ओमेगा एल। सो दिस ओमेगा एल, इसको आप XL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है? सो आई कैन राइट Im एज Vm बाय XL। हाँ, इसको Vm बाई ओमेगा L भी लिख सकते हैं, और अगर आप ओमेगा को 2 पाई f मेंशन कर दो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज Vm बाई 2 पाई f इंटू L। सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो XL है वो क्लियरली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? इंडक्टिव reactance depends on the frequency of the current or voltage F। अगर आपका AC करंट है, ठीक है, इन केस ऑफ AC करंट, जो भी आपका करंट का फ्रीक्वेंसी होगा या वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी होगा उस हिसाब से XL का वैल्यू चेंज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो XL भी बढ़ेगा। दोनों के बीच में अगर ग्राफिकल रिलेशन देखो बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड XL तो एक लीनियर रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा, इन केस ऑफ डीसी करंट क्या होगा ये वैल्यू? इन केस ऑफ डीसी करंट
यू नो दैट कि डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 है, उसमें तो करंट की वैल्यू चेंज होती नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रहती है एक डायरेक्शन में. सो XL will be 0 in case of DC current. ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे करंट और वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला है. ठीक है, वी गॉट दैट अगर आपका V वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया है दैट इज Vm साइन ओमेगा टी, तो करंट जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. आप यहाँ पे ये देख रहे हो करंट जो है वो वोल्टेज से उसका फेस पाई बाई टू कम आ रहा है. सो वी कैन से दैट द करंट lags behind voltage by the phase of pi by 2. सो अगर करंट वोल्टेज से पाई बाई टू फेज से पीछे चल रहा है, चलो इसका फेसर डायग्राम आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. लेट अस से वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर ओमेगा टी. यहाँ पे फेस फॉर वोल्टेज सपोज करो ये V मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज अ फेसर फॉर वोल्टेज Vm at some angle at some time, it is omega t. now at the same time करंट का वैल्यू क्या होगा, तो इट लैग्स बाय पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चलेगा. सो यू विल हैव द वैल्यू एज दिस वन. यहाँ पे वोल्टेज के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, पाई बाई टू जितना, दिस इज आई है. ठीक है, एंड वोल्टेज से 90 डिग्री करंट लैग कर रहा है, दैट इज शोन बाय द फेसर डायग्राम. स्टूडेंट्स Vm और I का ग्राफ अगर प्लॉट करें वोल्टेज और करंट का, सो वोल्टेज के लिए हमें साइनसोइडल वेव मिलेगा लाइक दिस वे. नाउ फॉर करंट, करंट एक्चुअली लैग कर रहा है पाई बाई टू से, यानी कि 90 डिग्री एंगल से पीछे चल रहा है. अगर साइन वेव में देखे 90 डिग्री का फेस डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे से एट दिस इज टाइम 0, हियर इट विल बी टाइम t बाई 4. ठीक है, तो करंट एक्चुअली में पाई बाई टू फेज पीछे चल रहा है, यानी वेव जो है वो हाफ साइकिल सॉरी 1/4 साइकिल पीछे चलेगा. सो द करंट का जो वेव है हम उसको यहां से स्टार्ट कर सकते हैं t/4 से, एंड यू विल हैव द वेव लाइक दिस वे. यहाँ पे देखो जब आपका वोल्टेज का वैल्यू पीक पे आता है तब करंट जीरो पे शुरू होता है. जब तक आपका वोल्टेज 0 आ गया तब करंट की वैल्यू पीक पे पहुंचती है. देन वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव पीक पे आया तब करंट एक्चुअली 0 पे आएगा. ठीक है, ये थोड़ा लैग करेगा, 90 डिग्री पे लैग करेगा, यानी 1/4 साइकिल पीछे चलेगा. यहाँ पे जब वोल्टेज वापस 0 पे आ गया तब जाके करंट मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू बताएगा, एंड इट विल बी 0 लाइक दिस वे अगेन. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये वैल्यू आपका पीक वैल्यू बताता है वोल्टेज का. तो ये ग्रीन जो मैंने पार्ट बताया है दैट इज द ग्राफ फॉर करंट, और ये येलो कर्व जो साइन वेव बता रहे हैं दैट इज द ग्राफ फॉर वोल्टेज. ऑफ कोर्स अगर आप लोग करंट का एट t इज इक्वल टू 0 क्या पोजीशन है वो देखना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना. ये कर्व यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, दिस विल बी माइनस Im. ठीक है, तो ये करंट का कर्व हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, क्या इंडक्टिव सर्किट में सेम वे से पावर कंज्यूम होता है जैसे रेजिस्टिव सर्किट में होता था? लेट अस सी अबाउट दैट. सी यू नो दैट कि पावर अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू V इंटू आई.
Now you all have already written V, that is equal to Vm sin omega t. ठीक है, this is voltage, instantaneous voltage. Or current, actually it lags by pi by 2, so I will be equal to Im sin omega t minus pi by 2. ठीक है, now sin omega t minus pi by 2, इसको minus cos omega t लिख सकते हैं. So we will get this as minus Vm Im sin omega t cos ओमेगा टी. यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हमने माइनस कॉस ओमेगा टी में लिखा है. ठीक है, सो यहाँ पे आगे माइनस साइन लिखिए और ये कॉस में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, Vm Im by 2 into 2 sin omega t cos omega t. अब 2 sin theta into cos theta can be written as sin 2 theta. So यहाँ पे माइनस वी एम बाई रूट टू, ये 2 को स्प्लिट करते हैं रूट टू इंटू रूट टू में, अपॉन आई एम बाई रूट टू, एंड इन ब्रैकेट वी कैन राइट दिस एज साइन 2 ओमेगा टी. वी एम बाई रूट टू यानी वी आर एम एस होता है, सो यू कैन राइट दिस एज माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी. ये इंस्टेंटेनियस पावर है. सो इंस्टेंटेनियस पावर is given by V minus V I RMS I RMS sin 2 omega t. Now if you want to find out the average value of this power, so for that say P average, that is equal to the average value of minus V RMS I RMS sin 2 omega t. अच्छा, वी आर एम एस और आई आर एम एस का एवरेज सेम रहता है. ठीक है ना, सो माइनस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी. अब ये आपको ऑलरेडी आगे समझा चुका हूं, साइन कॉस थीटा इन सबका एवरेज हमेशा 0 होता है, तो दैट मीन्स कि एवरेज पावर इज इक्वल टू 0. तो इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर आपका जो कंजप्शन है वो 0 होता है ओवर द होल साइकिल ऑफ करंट. इस तरह से जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है जिसमें एवरेज पावर कंजप्शन जो है वो 0 हो, तो ऐसे करंट को वॉटलेस करंट बोलते हैं. ठीक है, वॉटलेस करंट. यू विल स्टडी दैट कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में और आगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में दोनों में ही एवरेज कंजप्शन ऑफ पावर इज 0. स्टूडेंट्स, इस पावर साइकिल को समझने के लिए ये यहाँ पे देखो, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ साइन वेव के लिए. ठीक है, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ ग्राफ फॉर करंट. तो करंट की वैल्यू यहाँ 0 से t by 4 पे पीक पे आ रही है, एंड देन इट इज बिकमिंग 0 अगेन, एंड देन अगेन ये पीक वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड देन 0. This green line actually shows the graph of current. ठीक है, अगर यही चीज आप ऊपर के यहाँ पे मैंने 4 एक्चुअली सेक्शन कर दिए. ठीक है, इंडक्टर्स के. तो पहला पार्ट में अगर आप देखो यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट सपोज कि 0 से करंट की ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एरो कर रहा हूँ ना, ठीक है, लेट अस नेम दिस एज ए एंड बी. तो पॉइंट ए से करंट एंटर कर रहा है. नाउ दिस साइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा. ठीक है, लाइक दिस वे. ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है,
नाउ दिस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की यहाँ पे जैसे 0 से t/4 टाइम में आपका करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, वैसे पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैक्सिमम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है, पीक पे यहाँ पे होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट t/4 से t/2 साइकिल में आपका करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अभी भी करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में मिलेगा आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन ही रहता है, बट द करंट इज डिक्रीजिंग। करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगेन ए से ही करंट एंटर कर रहा है एंड बी से आउटवर्ड बाहर मूव कर रहा है। ये साइड आपका नॉर्थ पोल और ऑपोजिट साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। सेम हियर, बस दोनों में आप डिफरेंस देखो दोनों डायग्राम। ये पीक वैल्यू पे करंट का ग्राफ बता रहा है, ठीक है, व्हेन द current is positive at the peak value and so the number of magnetic field lines is at its highest value, यानी कि फ्लक्स हाईएस्ट। फिर धीरे धीरे फ्लक्स कम हो रहा है। सो हियर ये जो सेकंड आपका डायग्राम है, ये पार्ट क्या बता रहा है, करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड सो द फ्लक्स वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज आल्सो डिक्रीजिंग। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे t/2 से 3t/4 टाइम इंटरवल में करंट नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू पहुंच रहा है। सपोज नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड डायग्राम में करंट की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0 से अब रिवर्स हो गई। आप जानते हो एसी करंट में क्या होता है, करंट कंटिन्यूअस अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक बाजू इस तरफ मूव करेगा देन इट विल मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो इन द थर्ड डायग्राम करंट की वैल्यू अब ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इन दिस केस करंट का वैल्यू, करंट जो है वो बी से एंटर करेगा, ठीक है, एंड ए से बाहर आ रहा है। अगर ये यहाँ पे पीक वैल्यू पे पहुंचेगा तो यू विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है ना, फ्लक्स आपको हाईएस्ट मिलेगा। बट फर्क क्या होगा फर्स्ट डायग्राम से, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होगा वो रिवर्स हो चुका है। अब ये साइड नॉर्थ है और ये साइड साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगी। इन द फोर्थ डायग्राम हम अब यहाँ पे साइकिल कौन सा ले रहे हैं, ये 3t/4 से t वाला, यहाँ पे पीक वैल्यू से करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जीरो पे आ रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो दैट कैन बी सीन बाय दिस डायग्राम, ठीक है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। तो फ्लक्स कम हो रहा है ये बताने के लिए हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ड्रॉ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसी में अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप जानते हो इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स, करंट पीछे चलता है, यानी वोल्टेज आगे चलेगा π/2 से, है ना, 1/4 साइकिल आगे होगा। अगर करंट यहाँ पीक वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है, हियर इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज एक्चुअली उससे 1/4 साइकिल पहले ही पीक वैल्यू अटेन कर लेगा फ्रॉम हियर। फिर करंट यहाँ डिक्रीज हुआ, वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पे जीरो पे आएगा, and then the value of voltage will be again at peak here, फिर यहाँ पे zero, then again here it will attain a peak value। तो वोल्टेज का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे मिलेगा आपको, like this will be the graph for voltage। याद रखना स्टूडेंट्स, हमने कोई अलग ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, आप लोगों ने आगे जो ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है, उसमें वोल्टेज को जीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो करंट को थोड़ा लैगिंग बता रहे थे, इसमें भी करंट तो लैग ही कर रहा है, पर यहाँ पे करंट को जीरो से स्टार्ट किए तो वोल्टेज को थोड़ा आगे से बताना पड़ता है, ठीक है। अब पावर के लिए P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला है, ठीक है। पहली हाफ साइकिल में आप देख रहे हो ये पावर, सॉरी, वोल्टेज और करंट, ये जो पिंक हमने लाइन ड्रॉ किया है वो वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इनफैक्ट ये प्रोडक्ट भी फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव रहेगा। सो पावर इन द फर्स्ट साइकिल इज पॉजिटिव, ठीक है, ये एक्चुअली व्हाइट लाइन में पावर के लिए ड्रॉ कर रहा हूं।
तो पहली T/4 इंटरवल में आपका पावर 0 से मैक्सिमम वैल्यू पहुंचता है और फिर 0 हो जाता है। ठीक है, ये T/4 इंटरवल में ही यू कैन सी दिस कंपैरिजन आप कर सकते हो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से। ठीक है ना, यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, फिर बाद में ये वापस 0 होगा, क्योंकि जहां पे करंट 0 होगा वहां पे भी आपको पावर 0 होगा, वहां पे भी प्रोडक्ट 0 मिलेगा, और जहां करंट 0 होता है वहां पे भी पावर 0 मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर इन द फर्स्ट साइकिल। अच्छा, T/4 से T/2 के टाइम इंटरवल में करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, सो प्रोडक्ट भी नेगेटिव मिलेगा, एंड सो आवर कर्व फॉर द पावर विल बी नेगेटिव इन दिस। देयर आफ्टर अगेन नेक्स्ट पार्ट में करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है, सो पावर वाला कर्व जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड हियर इट विल 0। नेक्स्ट पार्ट में करंट नेगेटिव और वोल्टेज पॉजिटिव है, तो अगेन प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, सो यू विल हैव नेगेटिव साइकिल ऑफ द पावर। अब आप देखो, यहाँ पॉजिटिव पावर मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव, सो अगर आप ऐड करोगे 0 मिलेगा। अगेन नेक्स्ट साइकिल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करो 0 मिल रहा है। तो इसलिए ये एक फुल साइकिल बता रहा है करंट और वोल्टेज का। तो एक फुल साइकिल ऑफ करंट और वोल्टेज के लिए एवरेज पावर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं ये जो इंडक्टिव सर्किट होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसमें एक पूरे साइकिल में एवरेज पावर का वैल्यू मिलता है 0।